जय हिंद साथियों। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नवपाषाण काल। आज हम लोग नवपाषाण काल को पढ़ने और समझने वाले हैं। नवपाषाण काल से हमारी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं सारे के सारे यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो साथियों देर नहीं करते हैं, चलते हैं नवपाषाण काल में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है और इसे ताम्र पाषाणिक युग और कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इस कालखंड में मानव के द्वारा जिन जिन चीजों का वह प्रयोग कर रहा था अपने जीवन निर्वाह के लिए, वहां यहाँ पर उन्हीं को दर्शाया गया है। जैसे मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है मानव आग का प्रयोग करना सीख चुका था इस काल में, और यहाँ पर खाद्यान्नों की भी अधिकता हो गई थी। मानव के द्वारा जिन धातुओं का सर्वप्रथम प्रयोग कर रहा था मानव वो थी तांबा। यहाँ पर मानव के द्वारा मनके का भी प्रयोग मानव यहाँ कर रहा है। मन का अर्थात आधुनिक युग में जिस तरीके से हम पैसा प्रयोग करते हैं, इस युग में मानव के द्वारा मन के प्रयोग किए जा रहे थे। तो ये मन के जो है आधुनिक युग के जिस तरीके से पैसे हैं, तो यहाँ पर इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। टेराकोटा जो कि मिट्टी के खिलौने हुआ करते हैं साथियों, टेराकोटा यहाँ पर मानव के द्वारा टेराकोटा का भी प्रयोग किया गया। मृत भांड, मृत भांड तो ऐसे हमने मध्य पाषाण काल में भी पढ़ा था, मध्य भांड वहां पे मृत भांड बनाए जा रहे थे, लेकिन विशेषता ये थी कि नव पाषाण काल में मृत भांडों की रंगाई की जा रही है। उसके बाद है साथियों कृषि। यहाँ पर कृषि में 8 प्रकार के जो है अनाज का मानव प्रयोग कर रहा है। और उसके बाद है शिल्पकारिता। यहाँ पर मानव के द्वारा जो है यहाँ पर मानव के द्वारा जो मूर्तियां बनाई जा रही थी उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद है साथियों महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे पहला यहाँ पर हमने 1 से 8 तक महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो कि इसके मूल कंसेप्ट इसी में है। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। साथियों पहला है खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वाधिक किया गया। अब नवपाषाण काल में मानव के द्वारा सर्वाधिक अगर उत्पादन किया जा रहा है तो यहाँ पर 8 प्रकार के अनाज की बुआई कर रहा है, तो जायज बात है कि यहाँ पर सबसे अधिक जो है खाद्यान्न का यहाँ का मानव जो है उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर मानव के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया गया। दूसरा बिंदु दिया गया है गेहूं, चावल, जौ, मक्का, राई, जई, बाजरा और सोरगम। तो इन इन अनाजों का प्रयोग मानव करके यहाँ पर मानव के द्वारा अधिकता की गई। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि मानव के द्वारा कितने प्रकार के अन्न का यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो 8 प्रकार के। इसको ध्यान में रखते चलना है आपको। उसके बाद है साथियों तीसरा तीसरा बिंदु दिया गया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि हमारे पाकिस्तान के एक प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर एक नदी है बेलन नदी। बेलन नदी के किनारे यह स्थित है। तो यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर विश्व में अगर प्रथम कपास का साक्ष्य मिलता है तो मेहरगढ़ से। और इसकी खोजकर्ता जो थे वो जे फ्रांसोया जी हैं, जिनके द्वारा ये खोजा गया। वो एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, उन्हीं के द्वारा ये खोजा गया था। और यहाँ पर गेहूं के सर्वाधिक जो है उत्पादन के कारण इसे यहाँ मेहरगढ़ को रोटी की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारी परीक्षा में कभी कभी प्रश्न बनता है कि मेहरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा इधर उधर का। तो वहां पर एक ऑप्शन ये भी होगा कि रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है, या रोटी की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेहरगढ़ को जाना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन जाता है साथियों। तो इसमें ध्यान में ये रखना है कि ये किस नदी के किनारे जो है ये मेहरगढ़ था, तो बेलन नदी। अब एक ट्रिक बना लेते हैं कि बेलन नदी को याद रखने के लिए कि जब गेहूं के सर्वाधिक यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं तो गेहूं की पिसाई की जाती है। पिसाई के बाद उसे हम रोटी बनाने का काम करने के लिए उसे बेलते हैं। तो यहाँ पर बेलने का काम अगर किया जा रहा है तो बेलन नदी। उसके बाद है साथियों चौथा बिंदु दिया है लौहरा देव। लौहरा देव जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है खलीलाबाद है। ये बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है संत कबीर नगर। तो सबसे प्राचीन अगर साक्ष्य के हैं तो लौहरा देव के हैं, लेकिन इसकी खोज जो है नवीनतम है। ये 7,000 से 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व इसकी खोज की गई, और जबकि ये मेहरगढ़ हमारा 7,000 ईसा पूर्व का है। तो यहाँ पर जो नवीनतम खोज की, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अक्सर तो उत्तर प्रदेश में चावल के साक्ष्य मिले हैं अगर अनाज के बारे में देखें तो। उसके बाद है साथियों हमारा 5वां बिंदु दिया गया है दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति। यहाँ पर चरवाहा संस्कृति इसलिए थी क्योंकि अगर दक्षिण भारत में हम मैप में देखते हैं तो वहां पर काफी जो है पहाड़ और पठार में मिलते हैं। तो वहां पर मैदानी भाग बहुत कम से कम है, इसीलिए यहाँ पर मानव का जो जीवन निर्वाह हो रहा था वो यहाँ पर पशुपालन के माध्यम से हो रहा था। तो यहाँ पर इसीलिए चरवाहा संस्कृत का नाम दिया गया इसे। यहाँ पर बृहद स्मारक के भी प्रमाण मिलते हैं। अब ये स्मारक कोई घूमने वाले तो थे नहीं, मानव को जहां पर दफनाया जाता था वही को जो है बृहद स्मारक का नाम दिया गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बृहद स्मारक के भी प्रमाण मिलते हैं। फिर छठा बिंदु दिया गया है साथियों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक स्थान है नौदा टोली। यहाँ पर सर्वाधिक जो है मृत भांड पाए गए।
अब मृदभांड जो पाए गए हैं यहाँ पर सर्वाधिक मृदभांड केवल पाए गए हैं। और ये जो मध्य प्रदेश है कायस्थ संस्कृत यहाँ पर विकसित थी। लेकिन कायस्थ संस्कृत आपसे पूछेगा नहीं, केवल पूछेगा मध्य प्रदेश में यही पूछा जाता है कि सबसे अधिक मृदभांड कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल में, तो होते हैं हमारे नौदा टोली मध्य प्रदेश से। उसके बाद 7वां बिंदु दिया गया है राजस्थान। राजस्थान आहार सभ्यता यहाँ फल फूल रही थी और यहाँ पर यहाँ के लोगों की विशेषता ये कि यहाँ के लोग जो है तांबा गलाने का काम कर रहे थे। तांबे से जो हथियार भी बना रहे थे, पात्र भी बनाए जा रहे थे। तो इनकी विशेषता इस तरीके से कि तांबे का यहाँ प्रयोग आदमी इस मानव के द्वारा जो है तांबे का प्रयोग बर्तन बनाने में भी कर रहा था और हथियार बनाने में भी कर रहा था। और उनकी मारक क्षमता भी अधिक होगी अगर हथियार इस तरीके से बनाए जाएंगे। हल्के हथियार होंगे, खतरनाक हथियार होंगे, नुकीले हथियार होंगे। तो यहाँ पर मानव के द्वारा इस प्रकार का काम किया जा रहा था, जो कि राजस्थान से हमें प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर जो मृदभांड बनाए जा रहे थे मानव के द्वारा, ये यहाँ पर लाल और काले रंग का तो प्रयोग मानव कर रहा था मृदभांड बनाने में, लेकिन उनके ऊपर जो है सफेद रंग की चित्रकारिता के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ की ये विशेषता थी मृदभांडों की। अब ये जो राजस्थान है साथियों, ये हमारी बनास नदी के इर्द गिर्द में, उसके बनास नदी के पास में जो है यह सभ्यता, जो आहार सभ्यता थी, ये फल फूल रही थी। अगर हम मैप में थोड़ा ध्यान दें तो ये जो हमारा उदयपुर है, कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़, उदयपुर और सिरोही के पास में ये बनास नदी है। और वहां से निकलते हुए ये गुजरात चली जाती है। पालनपुर का जिला है गुजरात का, तो मतलब गुजरात और जो है राजस्थान के काफी समीप है, तो वहां पर ये सभ्यता फल फूल रही थी। उसके बाद है साथियों 8वां बिंदु दिया गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जारवे सभ्यता यहाँ पर इसकी सभ्यता जो है फल फूल रही थी। ये दाइमाबाद में इसका सबसे बड़ा स्थल मिला है। तो यहाँ पर विशेषता ये थी कि यहाँ के जो मृतक थे, मतलब कि जो मर जाते थे लोग, उनको जो है अपने ही बेसमेंट में, अपने घर के बेसमेंट में दफनाया जाता था, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो हमारे यहाँ से प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोगों के द्वारा जो है उत्तर और दक्षिण में मानव को दफनाया जाता था, तो था महाराष्ट्र में जारवे सभ्यता में। तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है उत्तर और दक्षिण में अपने ही घर में जो है दफनाने की प्रथा यहाँ पर विकसित थी। उसके बाद है साथियों यहाँ पर कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं एक नंबर के, तो यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है नवपाषाण काल की जानकारी हमें जॉन लुबाब महोदय ने 1865 में दिया। अब इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी प्री हिस्टोरिक टाइम में इन्होंने सर्वप्रथम नवपाषाण काल के बारे में कुछ हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने नवपाषाणिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग किया था जॉन लुबाब महोदय ने। उसके बाद साथियों बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, यहाँ से गर्त आवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि हमें बुर्जहोम से साक्ष्य मिलता है। इसकी खोज जो है डी टेरा और पीटरसन, दो लोग थे पुरातत्वविद थे, उन्हीं के द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई थी बुर्जहोम की। उसके बाद है कोलडीहवा जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से धान के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये कोलडीहवा जो है बोलन नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ पर बोलन नदी है और यहाँ पर बेलन नदी है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रिक बताई थी आपको। तो यहाँ पर कोलडीहवा जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बोलन नदी है। बोलन नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से धान के जो है हमारे प्रमाण मिलता है। अब ये प्रयागराज में ही एक स्थान था नवपाषाण काल का, चौपानी मांडव से भी हमें धान के ही साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब मानव के द्वारा जो सबसे पहले जो खाया गया अनाज था वो था जौ का प्रयोग मानव ने खाने में सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। अब ये जो 1861 में वायसराय हुआ करते थे भारत के, वो थे कैनिन के शासन काल में उस समय जो है इनको नियुक्ति मिली थी। उसके बाद 1871 पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग गठित किया गया था। यहाँ पर देखिए विभाग गठित कर दिया गया 1871 में। अब ये जो है मियो के शासन काल में किया गया था, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जो है जनगणना कराई गई थी भारत में। 1901 में कर्जन के द्वारा जो है पुरातत्वविद को जो है भारतीय पुरातत्वविद को केंद्रीकृत कर दिया गया, मतलब कर्जन के द्वारा इसे केंद्रीकृत किया गया था। इसे ध्यान रखना है कि कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्वविद को केंद्रीकृत किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है भारतीय पुरातत्वविद के जो जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कभी कभी हमारी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि पुरातत्वविद के जो पहले जो इसके पुरातत्व के जनक हैं उनका क्या नाम है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, क्योंकि इनका नियुक्ति सबसे पहले की गई थी इस विभाग में। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में है। बाद में इसका नाम बदल के जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। तो साथियों हमारे नवपाषाण काल में केवल यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं, और इन प्रश्नों का अगर आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं।